मिस्टर नंद किशोर अवस्थी जी, जिन्होंने एक डायलॉग मारा था, क्या बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएंगे इस दुनिया में? और ये कहा था उन्होंने अपने बेटे ईशान अवस्थी को, जो था एकदम। इन कैरेक्टर्स और इन डायलॉग्स को सुनकर आपको याद आ ही गया होगा कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। ये है आमिर खान की आइकॉनिक फिल्म तारे जमीन पर। इसका सीक्वल भी आया था सितारे जमीन पर, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो लोगों के दिल को जो ज्यादा छुआ वो था तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी। उसको देख देख कर हमें अपने बच्चों पर किए गए जो जुर्म थे वो याद आ जाते थे, और साथ ही ईशान अवस्थी के जो फादर थे नंद किशोर अवस्थी जी, उनका जो बिहेवियर था, जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, उसे देखकर लगता था कि कोई फादर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि अपने बेटे की प्रॉब्लम को ना समझकर वो उसे अपने से दूर कर रहे हैं, उन लोगों से दूर कर रहे हैं जो जिनसे वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड था, उनकी माँ और उसका बड़ा भाई। नॉट फेयर ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नंद किशोर अवस्थी जी अपने बेटे ईशान अवस्थी को अपने से और अपनी फैमिली से दूर नहीं करते, तो क्या वो अपने उस फेवरेट टीचर राम शंकर निकुंज, जो कैरेक्टर प्ले किया था आमिर खान ने, उनसे मिल पाता? और क्या वो उसकी उस प्रतिभा को, जो पेंटिंग की प्रतिभा को वो निखार पाता? और उस स्कूल की मैगजीन के फ्रंट कवर में ईशान अवस्थी की फोटो आ पाती, जो स्कूल उसे एक्चुअली में निकालना चाह रहा था? नहीं ना। तो इसीलिए स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जो है वो इतनी ज्यादा खराब भी नहीं है। हम जो पेरेंट्स होते हैं, हमारा जो पूरी जिंदगी होती है वो हमारे बच्चों से ही चलती है। हम अपना जो पैसा है, हमारी जो एनर्जी है, वो सब कुछ हम अपने बच्चों पर लगाते हैं, और उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आउटकम आए वो भी बेस्ट हो, वो नंबर 1 हो। ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी इच्छाएं जब बच्चों पर थोपने लगते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कुम्हार मिट्टी लाकर सिर्फ जमीन में पटक दे, तो उस मिट्टी के ढेर में और एक गोबर के ढेर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, जब तक कि वो कुम्हार उस मिट्टी के ढेर में से जो भी कंकड़ पत्थर है उन्हें चुनकर बाहर ना फेंके, उसमें पानी डालकर उसे अच्छे से गूंदे नहीं, मथे नहीं, और उसे एक अच्छा सा डो ना बना ले, और उसके बाद जब उसे चाक मिट्टी पे रखा जाए तो उससे एक खूबसूरत आकार दिया जा सके। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी कुछ इसी तरह से काम करती है, और आज हम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के ही गुड साइड और बैड साइड दोनों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पेरेंट्स से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जानना चाहूंगी कि वो किस तरह की पेरेंटिंग करना पसंद करते हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग, या दोनों का मिक्सचर? क्योंकि मैं एक स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ, लेकिन हाँ, ईशान अवस्थी के फादर जितनी स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो पहले बात करते हैं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के गुड साइड्स के बारे में। जो पहला गुड साइड है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का, वो है डिसिप्लिन। स्ट्रिक्ट पेरेंट हमेशा बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हमेशा स्ट्रेट बैठो, मुंह से आवाज मत करो जब खा रहे हो, रात को ही अपना बैग पैक कर लो, रात को ही अपने जो यूनिफॉर्म है उसे प्रेस कर लो, सुबह जो है हौच पौच मत करना। इससे उनका सीधा सा मतलब होता है कि अगर तुम पहले से ही आने वाली कल की प्रिपरेशन करके रखोगे, तो जिस दिन आपका कोई एग्जाम है या जो भी आपका काम है उसको करने में आपको जो है वो सहूलियत रहेगी। और ये अगर बच्चा हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करता है तो वाकई में उसकी लाइफ जो है बहुत सॉर्टेड भी रहती है। अब स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का जो दूसरा गुड साइड है वो है रिस्पेक्ट फॉर द बाउंड्रीज, यानी जो रूल्स बनाए हैं उस पे स्टिक रहना, उसकी रेस्पेक्ट करना। अब हम रूल्स तो सभी बना लेते हैं लोग, लेकिन उसको उसी तरह से फॉलो करना डे बाय डे बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2-3 दिन तो आप लोग रात को ही अपना बैग वैग पैक कर लेते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको लगता है कि यार ब्रेकफास्ट के बाद बहुत टाइम बचता है स्कूल वैन आने तक, उस टाइम हम बैग पैक कर लेंगे। लेकिन तब जब अगली सुबह जब आप बैग पैक करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो ही कॉपी नहीं मिलती जिसका होमवर्क आपका पूरा है। उस चक्कर में आप पूरा घर जो है उथल पुथल कर देते हैं। वैन बाहर से जो है हॉर्न बजा रही है, और फिर मम्मी पापा आपके हो जाते हैं इरिटेट। तो इसीलिए रेस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज यानी रूल्स को ना तोड़ें, और जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है, और यही स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में पेरेंट्स सिखाते हैं। आपने कई बार सुना होगा मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं वो कहते हैं कि रोज रोज आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको बार बार नहीं बोलेगा कि ऐसा करना है। जो आपको आपके जो एम है वहां तक पहुंचाएगा वो है आपकी कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से ही आपको अपनी जो भी एम है उस तक पहुंचने में आपको सफलता मिलेगी। तीसरा जो अच्छा साइड है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का वो है स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। जो स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों में ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इन सब ये जो इस तरह की जो टर्म्स है ये जरूर डालना पसंद करते हैं। और इस तरह की टर्म्स, इस तरह के जो मॉरल वैल्यूज है जब बच्चे के अंदर होती है तो वो एक अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छा नागरिक भी बनता है किसी भी देश का। आपने अभी केबीसी का शो देखा होगा जिसमें एक बच्चा बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है, जो अमिताभ बच्चन उसके सामने बैठे और उनके साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है।
उसके पीछे जो पेरेंट्स बैठे हैं, शुरू शुरू में तो उन्हें भी बहुत मजा आ रहा होता है, वो बड़े हंस रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि ये जो बॉर्डर है वो क्रॉस हो चुका है और अब उनका बच्चा जो है बदतमीजी कर रहा है और बहुत ज्यादा ट्रोल होने वाला है। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स और बच्चे दोनों ना फंसे, इसलिए ही स्ट्रिक्ट पेरेंट वैल्यूज जो है बच्चों के अंदर डालना पसंद करते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अगर नंदकिशोर अवस्थी जी ईशान अवस्थी को हॉस्टल नहीं भेजते तो उसका जो टैलेंट है वो निखर के सामने नहीं आता। लेकिन मैं एक और बात कहूंगी कि अगर नंदकिशोर अवस्थी जी ही ईशान अवस्थी के साथ थोड़ा सॉफ्ट होते, उसके इमोशंस को समझते, उसकी प्रॉब्लम को समझते और उसके साथ एक ओपन डिस्कशन का माहौल रखते। ओपन डिस्कशन वो होता है जहां फैमिली में आप अपनी जो ओपिनियन है वो खुलकर दे सकते हैं, बिना ये सोचे कि आपकी तरफ लोगों का रवैया कहीं बदल ना जाए, वो उसके बारे में, आपके बारे में कुछ गलत ना सोचे। जब इस तरह की फैमिली में इस तरह का एनवायरनमेंट होता है तो बच्चे अपनी बात खुलकर रखते हैं और अपने इमोशंस जो हैं वो खुलकर जाहिर करते हैं। अब जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है उसके गुड साइड्स तो हैं ही, लेकिन बैड साइड्स भी बहुत सारे हैं। अब स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का सबसे पहला जो बैड साइड है वो है फेयर इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्ट। अक्सर जो स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं वो बच्चों पे अपने रूल थोपना चाहते हैं, उन्हें बिना किसी रीजनिंग दिए बिना। वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो हम तुमसे तुम्हारा मोबाइल छीन लेंगे या टीवी बंद करवा देंगे या तुम्हारी कोई फेवरेट चीज तुमसे ले लेंगे। अब इस चक्कर में बच्चा आपकी बात मानता तो है, लेकिन आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो फियर भी उसका गायब हो जाता है और फिर उसके जो परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते। दूसरा जो साइड इफेक्ट है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का वो है बच्चों में आना लो कॉन्फिडेंस। अब जो स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा ना कंट्रोलिंग होते हैं, ओवर कंट्रोलिंग होते हैं। अगर बच्चे कोई डिसीजन लेना भी चाहते हैं छोटा मोटा तो उन्हें ये कह के चुप कर दिया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जो पता है हमें पता है, हमारी ही बात तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम्हें डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि मान लीजिए मेरी बेटी है, उसके फ्रेंड का बर्थडे और वो अपनी पसंद से उसे कोई गिफ्ट देना चाहती है, लेकिन मैं एज अ स्ट्रिक्ट पेरेंट जो है उसे कहूंगी कि नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या देना, पिछली बार जो उसने हमें दिया था उसी तरह का तो हम उसे देंगे गिफ्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैं करती हूँ कि मैं उसे एक बजट बता देती हूँ कि भाई 250 रुपए से लेकर 300 या 500 तक का बजट है, उसमें तुम गिफ्ट ले लो, उसे आप चूज करने दीजिए अपनी मर्जी का गिफ्ट। हाँ, उसे अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए कि ये गिफ्ट किस काम का है और किस काम का नहीं है। लेकिन हर चीज काम की हो जरूरी नहीं है। अगर बच्चा कोई टॉय भी देना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं इस तरह से जब बच्चों को डोमिनेट करते हैं और छोटे छोटे डिसीजन भी उन्हें नहीं लेने देते हैं, उसकी वजह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है और आगे आने वाले जब बड़े डिसीजन उन्हें लेने होते हैं तो वो लोग बगले झांकते हैं। तीसरा जो बैड साइड है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का वो है रिबेलियन बिहेवियर या फिर सीक्रेटिव बिहेवियर। बच्चों से जब आप जबरदस्ती कोई रूल फॉलो कराते हैं बिना उन्हें रीजनिंग दिए, तो एक एज तक यानी 11-12 साल तक तो वो आपकी बात मानेंगे आउट ऑफ फियर, लेकिन उसके बाद वो क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि हम क्यों करें, इसका क्या मतलब है करने का, या हम नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो एक क्रांतिकारी रुख अपना लेते हैं और कई बार वो सीक्रेटिव जो है बिहेवियर रखने लगते हैं। जैसे कि गिफ्ट के मामले में हो सकता है वो आपके पर्स से पैसे निकालकर अपनी मर्जी का उस बच्चे को गिफ्ट दे दें, आपको पता भी नहीं चलेगा और ऐसा भी होने लगेगा। तो ये सीक्रेटिव बिहेवियर भी बच्चे अपनाने लगते हैं। चौथा जो इसका बैड इफेक्ट है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का वो है इमोशनल डिस्कनेक्ट। बच्चे जो है इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पेरेंट्स से और ये सबसे खराब फेज है इस पेरेंटिंग स्टाइल में। जब आप बच्चों से जबरदस्ती रूल फॉलो कराते हैं, उन्हें बेफजूल में सजाएं देते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं, तो वैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो अपनी बात आपको शेयर नहीं करते आपसे, बल्कि उल्टा जो है वो जवाब देने लगते हैं और उन्हें इसमें मजा आने लगता है जब वो आपसे आर्ग्यू करते हैं। और जब आप हर्ट होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि अच्छा इन्होंने हमें हर्ट किया, अब हम इन्हें हर्ट करेंगे, और उन्हें ट्रिगर पॉइंट जो है वो आपके मिल जाते हैं कि कैसे आपको हर्ट करना है। इसके साथ ही धीरे धीरे वो आपसे इमोशनली जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है कि आप उनसे कुछ भी पूछ लो वो चुप रहेंगे, वो बात करेंगे ही नहीं आपसे। ये बहुत ही खराब होता है। लेकिन आपसे जब वो बात करना बंद कर देते हैं तो हर जो ह्यूमन बीइंग है उसे किसी से तो बात करने की जरूरत पड़ती है, तो वो ढूंढते हैं अपने दोस्तों को। और हर दोस्त जरूरी नहीं होता और हर दोस्त अच्छा भी नहीं होता। कई बार ऐसे दोस्त भी होते हैं जो एक्चुअली में उन्हें सिंपैथी देते हैं कि हाँ यार, पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं, वो भी मेरी बात नहीं समझते, वो कभी हमें नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं तो यार अपने जेब में जब भी मुझे टेंशन होती है मैं एक सिगरेट का पैकेट रखता हूँ, एक सुट्टा जो है वो लगा लेता हूँ या एक पैक लगा लेता हूँ और इसे पीकर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। एक्चुअली में दोस्त ऐसा करते हैं। और जब बच्चा एक सिगरेट का जो है कश लगा लेता है तो एक सिगरेट के कश से एक पूरे पैकेट में आने में उसे टाइम नहीं लगेगा
और एक पैक शराब से लेकर बोतल तक आने में भी उसे टाइम नहीं लगेगा। और जब वो बोतल और सिगरेट का आदी हो जाता है तो फिर ड्रग्स की जो आदत है वो उसे कहां से कहां पहुंचा देगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। और ड्रग्स जैसी लाइफ से वापस नॉर्मल लाइफ में लाने में पेरेंट्स को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है और कई बार बच्चे वापस आ ही नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों के साथ जो है वो ओपन टॉक वाला माहौल जरूर रखना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहने चाहिए। इमोशनली जो है वो जहाँ पे भी उनको लैक फील हो, आप वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। आप वो इंसान बनिए जिसे सबसे पहले आकर बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताए। अब यहाँ आगे वीडियो को खत्म करने से पहले जो बच्चे 15 साल या उससे ऊपर के हैं, मैं उनसे कमेंट बॉक्स पे उनके कमेंट जानना चाहूंगी कि अगर उन लोगों को ईशान अवस्थी जैसा बच्चा दिया जाए 1 साल पालने के लिए, तो वो किस तरह से उस बच्चे को पालेंगे। क्या वो भी सेम ईशान अवस्थी के फादर की तरह, नंद किशोर अवस्थी की तरह ही उसे हॉस्टल भेजेंगे, इसी तरह का कड़ा रुख अपनाएंगे, या फिर किसी और तरीके से उसे समझाने बुझाने की और उसको लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।